बैक टू द चैनल इनोवेटिव सिविल इंजीनियरिंग। ओके फ्रेंड्स, टुडे आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि पंच लिस्ट क्या होती है। देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास प्रोजेक्ट में। ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, जब भी आपके पास प्रोजेक्ट जब कंप्लीशन पर आता है, कंप्लीट होने लगता है, तो हमारे पास क्या होता है कि जो काम हमारे पास क्वालिटी वाइज, स्पेसिफिकेशन वाइज, या हमारे पास जिस तरीके से डिमांड की गई थी क्लाइंट की तरफ से, उस तरीके से अगर वो कंप्लीट नहीं होते, तो हमारे पास जो क्लाइंट की तरफ से जो कंसल्टेंट के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें एक डॉक्यूमेंट बना के भेजते हैं जिसे कहते हैं पंच लिस्ट। पंच लिस्ट में वो तमाम उन कामों को ऑफिशियली क्या करते हैं, रिटर्न करके देते हैं। अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, जैसे हम लोगों को देते हैं, वो लोग ये कह के, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर में हैं तो आप लोगों को दिया जाएगा, और अगर आप क्लाइंट में हैं तो आप लोग बना के भेजोगे कि ये काम आपने जो यहाँ पे किया है वो इस तरीके से, उसकी स्पेसिफिकेशन नहीं है, या वो जो कंप्लीट हुआ है वो उस क्वालिटी का नहीं है कि जिस तरीके से उसको होना चाहिए था। तो पंच लिस्ट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और इसके बगैर आपकी कई दफ़ा जो बिलिंग रोक ली जाती है वो इसी वजह से हो जाती है कि ख़ास तौर पे आपके पास क्या होता है कि आपका जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला होता है और बिलिंग आपकी क्लाइंट की तरफ से पूरी होने वाली होती है, लेकिन वो नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि पंच लिस्ट में कोई ना कोई काम जो कि आपके रह गए तो वो रुक जाते हैं। फिर इसी तरीके से प्रोजेक्ट में एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहते हैं पीओ। पीओ कहते हैं परचेज ऑर्डर को। देखो, परचेज ऑर्डर क्या? ऑफिशियल ऑफर इशू टू द सेलर फ्रॉम अ बायर। परचेज ऑर्डर जनरली इंडिकेट टाइप्स, क्वांटिटी एंड एग्रीड प्राइस फॉर प्रोडक्ट्स सर्वे। देखें, परचेज़ ऑर्डर बेसिकली ये होता है कि हम एक प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं इस टाइम, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि वहाँ पे हमने कोई भी चीज़ जो बाय करनी है, उसमें हमें हमारे क्लाइंट के क्या अप्रूवल चाहिए। अच्छा, हमें जो अप्रूवल चाहिए वो तो चाहिए, प्लस ये कि हमारा वो जो प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपको भी कम से कम मार्जिन पे वो, या कम से कम कॉस्ट पे वो चीज़ मिले। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, परचेज। अब जाहिर सी बात है, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो लेकिन और आपने क्लाइंट के लिए कोई चीज़ ख़रीदनी है, लेट्स सपोज अगर आप एक 30 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो और वहाँ आपको क्या है, बहुत ज़्यादा गीज़र ख़रीदने हैं या एयर कंडीशन ख़रीदने हैं, तो अब ये या टाइलें ख़रीदनी है, इतनी ज़्यादा। अब 30 ग्राउंड प्लस 30 स्टोरी बिल्डिंग के लिए अगर आप टाइल ख़रीदने जा रहे हो तो वो मिलियंस में आपके पास चला जाता है। तो आप इतना ज़्यादा पैसा एज ए कॉन्ट्रैक्टर तो आप नहीं लगाओगे, तो आप क्या करोगे, क्लाइंट से लोगे। तो आप उसके लिए एक स्पेशल डॉक्यूमेंट जनरेट करोगे, परचेज़ ऑर्डर, जिसमें क्लाइंट का भी अप्रूवल शामिल होता है, और प्लस ये कि जो पेमेंट होती है वो क्लाइंट की तरफ से ही की जाती है, लेकिन ये एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्टर को लाजमी जमा कराना होता है उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के लिए। फिर एक और एन अदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो हमारे पास इस्तेमाल होता है, वो है हमारे पास रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल। ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल ये क्या है? अ डॉक्यूमेंट अ कंपनी रिक्वेस्ट फ्रॉम वेंडर टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ ऑफरिंग एंड कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक सर्विस। स्पेसिफिक सर्विस। देखो, ये क्या मतलब है इसका? देखो, इसका मतलब ये है, आप जब कोई भी प्रोडक्ट लेने जाते हो किसी भी वेंडर से या किसी भी कंपनी से, तो आप उनको ये कहते हो कि भाई आप अपने इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है आप हमें मिनिमम किस मार्जिन पर लेकर आ सकते हो। ज़ाहिर सी बात है, ये परचेज ऑर्डर से पहले की एक चीज़ है जो कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कहलाता है। तो वो आपको इसके ऊपर क्या है, सारी की सारी चीज़ें मेंशन करके देगा कि मैं आपको इस हद तक जो है डिस्काउंट दे सकता हूँ, या इस हद तक जो है मैं आपको इस प्रोडक्ट में मार्जिन दे सकता हूँ। तो वो आपको जो तमाम ऑफिशियली जो तमाम चीज़ें बताएगा जिस पेपर के ऊपर या जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू, दिस इज़ कॉल्ड द रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कहलाता है। जब आप एग्री हो जाते हैं अपने वेंडर के साथ या अपने बायर के साथ, जो कि आपको ये चीज़ें बेचने वाला है, तब आप क्या करते हो, आप नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाते हो जिसको आप कहते हो परचेज ऑर्डर। सही है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है प्रोजेक्ट के हिसाब से, फील्ड के हिसाब से। तो ये भी स्टूडेंट्स को या यंगस्टर, जो यंग इंजीनियर जो कि साइट पर आते हैं, ये सुपरवाइज़र, उनको पता होना चाहिए कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर एक और आता है चेंज ऑर्डर। देखो, चेंज ऑर्डर भी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट विच स्पेसिफाई द प्लान्स एंड प्राइस ऑफ अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब? देखो, आपने कोई भी एक प्रोजेक्ट है, आपने शुरू में इसको डील कर लिया, सही, आपने उसको एक स्पेसिफिक रेट पे आपने उसको क्या है, उस प्रोजेक्ट को आपने उठा लिया। अब वो जो प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ गया है, अब उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ चेंज होती है ड्यूरिंग द टाइम। ऐसी बातें, हालात चेंज हो सकते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है, क्लाइंट का मूड चेंज हो सकता है, वो कोई भी ऐसी चीज़ जो एडिशनल उसमें डलवा दे, तो आपने उसके लिए क्या करता है, तो उसके लिए आपको एक तरह का चेंज ऑर्डर आपने क्या होगा, एक जनरेट करना होगा,
जिसमें आप तमाम क्या करोगे, प्राइस और प्लान्स आप सारा कुछ उसको बता दोगे क्लाइंट को कि देखिए अगर आप ये चीज़ चेंज करने जा रहे हैं तो हमें चेंज करने के ऊपर हमें ये सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं थी लेकिन अब क्योंकि आप चेंज करवा रहे हैं तो अब वो जो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू चेंज होगा उसको कहते हैं चेंज ऑर्डर। अब इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट जो हमारी फील्ड में कंस्ट्रक्शन फील्ड में इस्तेमाल होता है वो है डेली रिपोर्ट डॉक्यूमेंट। वैसे तो और जगहों पे भी इस्तेमाल होता है, मैकेनिकल साइड पे भी होता है, इलेक्ट्रिकल साइड पे भी होता है, इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम सिविल के हिसाब से जब हम इसको बात करते हैं तो देखो डेली रिपोर्ट डॉक्यूमेंट या डेली रिपोर्ट प्रोग्रेस का क्या मतलब होता है। साइड के ऊपर जो भी काम हो रहा है, रोज़ कितना मटेरियल लग रहा है, कितना इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है, कितना फ्यूल यूज़ हो रहा है, कितने लेबर आ रही है, लेबर की क्या कॉस्ट है, लेबर की क्या चार्जेस हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या काम किए, कौन से काम ड्यूज़ रह गए, कौन से काम हो गए, कौन से काम रहते हैं, सेफ्टी की क्या वहाँ पे कंडीशन है, सही है, टेम्परेचर वेदर वहाँ पे क्या चल रहा है, हर वो चीज़, ठीक है, जो हमारे पास डेली कि डेली साइट के ऊपर हो रही होती है उसको हम जो रिटन डॉक्यूमेंट में लिखते हैं उसका नाम है डेली रिपोर्ट डॉक्यूमेंट, डेली रिपोर्ट प्रोग्रेस, सही है। तो इसमें यानी मशीनरी अगर ख़राब हो रही है, प्रोग्रेस आपकी नहीं निकल सकी, काम नहीं निकल सका, तो आप वो तमाम चीज़ें इसके अंदर हाईलाइट करेंगे। लेबर्स आपके पास बीमार थी, कम थी, या आज उसने उतना काम नहीं किया, वो तमाम का तमाम जो मेंशन होता है, प्रोजेक्ट को ट्रैक किया जाता है, वो डेली रिपोर्ट प्रोग्रेस या डेली रिपोर्ट डॉक्यूमेंट के थ्रू किया जाता है। यानी सुबह से लेकर शाम तक जितना भी काम होगा वो आपने शाम में सारा का सारा इस डॉक्यूमेंट पे या इस पेपर पे आके अपडेट करके जाना होता है। दूसरा आता है फील्ड वर्क ऑर्डर। अब फील्ड वर्क ऑर्डर क्या होता है, देखें, फील्ड वर्क ऑर्डर बेसिकली एक इस तरह का डॉक्यूमेंट है कि एक मेन कॉन्ट्रैक्टर है। मेन कॉन्ट्रैक्टर का क्या मतलब है, जिसके पास पूरा प्रोजेक्ट है। अब वो पूरा प्रोजेक्ट का मतलब वो वहाँ पे स्ट्रक्चर भी है, फिनिशिंग भी है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, मैकेनिकल वर्क है, सिविल वर्क है, आर्किटेक्चर, जो भी इंटीरियर वर्क, जितने काम है वो एक मेन कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते हैं, जिसको हम कहते हैं जनरल कॉन्ट्रैक्टर, सही है। अब जनरल कॉन्ट्रैक्टर क्या करे, ज़ाहिर सी बात है प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है, प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अब वो क्या करेगा, स्ट्रक्चर के लिए अलग टीम को वो क्या कर देगा, उसको आउटसोर्स कर देगा, फिनिशिंग के लिए अलग आउटसोर्स कर देगा, प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल के लिए अलग बंदों को आउटसोर्स कर देगा। तो जिन कामों को वो दूसरे बंदों को आउटसोर्स करता है, कलर का काम है, लिफ्ट का काम है, स्विमिंग पूल का काम है, ये अलग अलग बंदों को उसने आउटसोर्स कर दिया जनरल कॉन्ट्रैक्टर ने। तो जब जनरल कॉन्ट्रैक्टर ने उसको जो आउटसोर्स करना होगा जिस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, उसको हम कहते हैं फील्ड वर्क ऑर्डर। यानी कि ये वर्क ऑर्डर इस तरह का ऑर्डर होता है कि जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर इसमें तमाम अपने रेट, चार्जेस और तमाम वो चीज़ें बताता है कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें जो कि कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू दी जाएंगी अपने ही सब कॉन्ट्रैक्टर को। यानी सब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम कर रहा होता है, सही है। लेकिन ये भी एक तरह का क्या है कि ये भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसके पास क्या होगी, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक चीज़ होगी। मैकेनिकल, लेट सपोज अगर प्लम्बिंग का आपने सब कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लिए तो प्लम्बिंग की सारी एक्टिविटीज़ वो देखेगा, वो इलेक्ट्रिकल की या फिनिशिंग की एक्टिविटीज़ नहीं देखेगा। लेकिन जनरल कॉन्ट्रैक्टर के पास क्या है, सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी है, प्लम्बिंग भी है, उसके पास सारी चीज़ें। तो फील्ड वर्क ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है, और इसी के ज़रिए आप सब कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं। इसी के ज़रिए सब कॉन्ट्रैक्टर को भी पता होता है कि मैं इतना काम करूँगा तो इतने चार्जेस मुझे मिलेंगे, इतना नहीं करूँगा उतना मेरा यहाँ से डिडक्शन हो जाएगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ उसको कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से दी जाएंगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ उसको खुद जो है अपनी तरफ से अरेंज करनी होंगी, वो तमाम चीज़ें इस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद होती हैं, जिसको फील्ड वर्क ऑर्डर कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या इम्पॉर्टेंट ड्राइंग्स की हम जब बात करते हैं तो आती HVAC ड्राइंग। देखो, HVAC की फुल फॉर्म क्या होती है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आपने देखा होगा बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, जो आजकल सेंट्रली एयर कंडीशन आ गया है, सही है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में, बड़े बड़े आपके पास सिनेमा हॉल्स में, होटल्स में, जो ये सेंट्रली एयर कंडीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये HVAC ही, हॉस्पिटल्स में ये HVAC ही का ही काम है, ठीक है। तो HVAC क्या करता है, ये पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें ये कूलर, चिलर वगैरह लगाए जाते हैं, ऊपर पूरा एक यूनिट लगाया जाता है जो कि क्या करता है, हीट, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, वो सारे वर्क को एक साथ कर रहा होता है। अच्छा, फिर एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के साथ जो कि साइट के ऊपर इस्तेमाल की जाती है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, इसका नाम है मटेरियल सबमिटल। मटेरियल सबमिटल क्या होता है, देखो, मटेरियल सबमिटल आर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर एंड टू दोज
प्रोक्यूरिंग डैट मटेरियल फ्रॉम देम, इट्स मोर देन वन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। देखो मटेरियल सबमिटल, आप जब भी कोई मटेरियल ख़रीदने जाते हैं मार्केट में, प्रोक्योर करने जाते हैं, तो आपने क्या करना होता है कि पहले उसकी तमाम स्पेसिफिकेशन को, तमाम उसकी क्वालिटीज़ को, तमाम उसकी टेक्निकल जो चीज़ें हैं सारी, वो उसको जो आप स्टडी करते हो, या तमाम की तमाम जो वो आप सर्च करते हो, वो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू होता है वो होता है मटेरियल सबमिटल। यानी देखिए, क्लाइंट आपको उस वक्त तक कोई भी चीज़ की अप्रूवल नहीं देगा जब तक वो आपसे ये कहेगा कि आप पहले इस प्रोडक्ट का मटेरियल सबमिटल मुझे जमा करवाओ। सही, मटेरियल सबमिटल में ज़ाहिर सी बात है वो जो उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है, वो तमाम क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ है या उसकी वीकनेस है, वो सारी उसके अंदर मेंशन की जाती हैं। तो मटेरियल सबमिटल के बगैर, अब लेट्स सपोज अगर आप प्रोजेक्ट में एक लिफ्ट लगवा रहे हैं, अब लिफ्ट में आपको पता है कि इतनी इसकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए कि इतना वो लोड उठाए, इतना वो जो है साल में इतने हज़ार घंटे उसको चलना है, इतना जो है उसने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है, इतना उसकी मेंटेनेंस का कॉस्ट हो, ये वो सारा कुछ। तो वो जो लिफ्ट की तमाम स्पेसिफिकेशन, तमाम सारी चीज़ें लिखी होंगी, वो जो आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को दोगे मटेरियल सबमिटल के थ्रू आप उसको दिखाओगे। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें मटेरियल सबमिटल में आपके पास टाइल भी आता है, पेंट भी आता है, कलर भी आता है, इलेक्ट्रिकल बॉक्स आते हैं, डीबीज़ आती हैं, एयर कंडीशंस आता है, ये तमाम चीज़ें जो आप स्टेप बाय स्टेप अपने क्लाइंट से अप्रूवल ले रहे होते हो, वो मटेरियल सबमिटल के थ्रू ही ले रहे होते हो। फिर एक और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो कि साइट पे इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहते हैं NCR, यानी कि नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट। देखो नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट क्या है? नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट इज़ टू बी complete whenever inspection program personnel determine that an establishment has failed to meet one or more regulatory requirement explaining the nature of the regulatory action। देखो नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट ये उस टाइम इस्तेमाल की जाती है कि जब एक कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, पर्सनली तौर पे तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर करने में या उसको सुपरवाइज़ करने में उस हद तक अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहा होता जैसे कि क्लाइंट की या कंसल्टेंट की डिमांड होती है। मिसाल के तौर पे मैं अपनी एक लाइफ का ही आपको अपनी फील्ड का एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं जब एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो वहाँ पर फायर फाइटिंग के क्या थे, बहुत ज़्यादा जो पाइप्स थे वो जा रहे थे। अच्छा, उसके ऊपर लगते थे स्प्रिंकल्स क्या होते हैं कि जैसी हीट आपके पास फैलेगी, आग वाग लगती है, फायर वगैरह होता है, तो वो स्प्रिंकल ऑन हो जाएंगे और वो उसको बुझा देंगे। अच्छा, अब ये जो स्प्रिंकल है, ये बिल्कुल लास्ट की एक्टिविटी का काम है, यानी आपने पाइप लगा दी, सारा कुछ कर दी, तो जब आप फिनिशिंग कंप्लीट करेंगे, प्रोजेक्ट हैंड ओवर करेंगे, उस टाइम स्प्रिंकल लगाते हैं, वरना उससे पहले वो ख़राब हो जाते हैं। तो स्प्रिंकल नहीं लगाए हुए थे, तो जब स्प्रिंकल नहीं लगाए हुए थे तो हमारे क्लाइंट के लोग आए, उन्होंने क्या करा, उनकी वीडियोज़ बनाई, फुटेज बनाई, और उन्होंने जो है इसको आगे जाके फॉरवर्ड कर दी क्लाइंट को। सही, कंसल्टेंट के लोगों ने क्लाइंट को फॉरवर्ड कर दी कि भाई ये यहाँ पे ये वाला जो काम है, क्योंकि हम जिस जगह पे थे वो थे समंदर का इलाका था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा में क्या थी कि मॉइस्चर बहुत ज़्यादा था, जो कि आयरन को GI की जो पाइप थे उनको वो रस्ट प्रोड्यूस कर देता था। तो इस पर नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट उन्होंने जनरेट शुरू में। अच्छा, नॉन कंप्लायंस से पहले एक और चीज़ भी आती है जिसको कहा जाता है SOR। अब SOR क्या होता है? वो होता है आपके पास साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। देखो, जब कभी साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट फेल हो जाती है तब जाके फिर NCR आएगी, ये बात याद रखना। शुरू में अगर आपके काम में कोई भी मसला होता है छोटा मोटा, तो वो जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू मेंशन किया जाएगा क्लाइंट या कंसल्टेंट की तरफ से, वो होगा SOR, जिसको आप कहते हैं साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। अ साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट इज़ द रिपोर्ट विच डॉक्यूमेंट द जनरल एंड डिटेल ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्कर, इंस्पेक्टर, मेकर साइट। अब देखो क्या है, रोज़ के रोज़ आपकी साइट पे काम हो रहा है, सही है। फॉर एग्जांपल जो लोग हैं आपके या वर्कर्स हैं, वो सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते, तो साइट ऑब्जर्वेशन में इसको हाईलाइट कर दिया जाएगा। आप अगर जो है आप लोग क्या है, आपने कंक्रीट की पोरिंग की, आप 7 डेज़ जो है आपने पोरिंग करवानी थी कंटिन्यूसली, वो आपने नहीं करवाई, तो वो साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में मेंशन होगा। आपने प्लास्टर करवाया, उसके ऊपर उसके ऊपर जो है क्यूरिंग नहीं हो रही थी, तराई नहीं हो रही थी, ये किस में रिपोर्ट मेंशन किया जाएगा? साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में। इसी तरीके से बहुत सारे काम है जो कि साइट के ऊपर चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल पुरानी टाइल निकल गई थी, आपने क्या कर दी, लेकिन क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर, आपने अपनी सेफ साइड करने के लिए आप उन्हीं को वापसी लगवाने की कोशिश कर रहे हो, तो भी क्या होगा, ये साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में क्लाइंट के लोग इसको हाईलाइट कर देंगे। लोगों की सेफ्टी से मतलब है कि कोई गिर सकता है हादसा, तो अगर साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में अगर कॉन्ट्रैक्टर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, काम सही नहीं करता, तब वो फिर NCR में, यानी कि नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट के अंदर चलेगी। यानी ये उससे भी बड़ा एक तरह का क्या है, अलर्टनेस मैसेज होता है, जिसको NCR कहा जाता है। तो शुरू में SOR के ज़रिए ही डील किया जा रहा होता है। अच्छा, फिर आ जाए इधर आपके पास वेरिएशन ऑर्डर। देखिए वेरिएशन ऑर्डर क्या होता है?
मैं आपको एक बता रहा था अभी, हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है चेंज ऑर्डर। चेंज ऑर्डर में क्या होता है कि क्लाइंट ने क्या कर दिया कि कुछ चीज़ आके चेंज करवा दी प्लान्स के हिसाब से, या अब ज़ाहिर सी बात है प्लान्स के हिसाब से चीज़ होगा प्राइस के तो आपके पास चेंज ऑर्डर आ जाएगा। अब वेरिएशन ऑर्डर में ये होगा भाई कि आपने वेरिएशन ऑर्डर में, क्योंकि देखो क्लाइंट आपसे चेंज करवा गया, फॉर एग्जांपल हो गया था भाई ये 3 बाथरूम तोड़ के आपने नए बनाने हैं, तो उन 3 बाथरूम की तो कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्टर अगर आपने मटेरियल समेत प्रोजेक्ट लिया हुआ है तो उतनी टाइल बॉन्ड उसका सारा लेबर कॉस्ट वो सब आपके ऊपर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे भाई, एक स्पेशल डॉक्यूमेंट जनरेट करेंगे जिसे आप कहेंगे वेरिएशन ऑर्डर। कि अब देखें वेरिएशन ऑर्डर का क्या मतलब है कि शुरू में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसके हिसाब से हम प्रोजेक्ट सही चल रहे थे, लेकिन क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें एडिशन कर दी हैं तो अब हम इसके बोझ को या इस कॉस्ट को हम बेयर नहीं करेंगे, आपने अलग से सेपरेटली इसकी कॉस्ट पे करनी है। दिस इज़ कॉल्ड द वेरिएशन ऑर्डर या वीओ इसे कहा जाता है, सही है। यानी कि वेरिएशन ऑर्डर में क्या है, क्योंकि उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग स्पेसिफिकेशन क्लाइंट की तरफ से अगर चेंज हुई है तो ज़ाहिर सी बात है फिर क्लाइंट को उसको अलग से पैसे या चार्जेस उसके देने, जिसको हम वेरिएशन ऑर्डर के ज़रिए करते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो आज का जो इम्पोर्टेंट एक और भी हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है जिसको हम कहते हैं आईआर। अब देखो आईआर क्या होता है। आईआर बेसिकली आईआर और एमआईआर ये ना दो बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने याद रखना है कि सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं साइट के ऊपर। आईआर क्या होता है, आपने कोई भी काम किया, फॉर एग्जांपल आपने एक दीवार थी वो खड़ी कर दी, अब आपने उसका ज़ाहिर सी बिल तो आपने लेना है ना उसका, तो आप उसको क्या करोगे, आप उस आईआर की मदद से आप जो है क्लाइंट को रिक्वेस्ट करोगे कि वी हैव कंप्लीटेड दिस वॉल या वी हैव फिनिश दिस वॉल, हमने मतलब इस दीवार को कंप्लीट कर लिया, फिनिश कर दिया, आप जो भी है। तो आप इसके लिए क्या करोगे, क्लाइंट को एक तरह की रिक्वेस्ट जनरेट करोगे जिसको हम आईआर कहते हैं, यानी इंस्पेक्शन रिपोर्ट या इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट, कि भाई आप आएँ आके इस काम को चेक करें, ताकि जब वो चेक करके जाएंगे ओके कर जाएंगे तो उस हिसाब से आपकी बिलिंग हो जाएगी। तो आईआर बहुत ज़्यादा कॉमन है साइट के ऊपर जो कि इस्तेमाल की जाती है। इसी तरीके से तो एमआईआर। अब एमआईआर क्या होता है, मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट। देखें साइट के ऊपर रोज़ाना क्या हो रहा है, हज़ारों तरह का सामान आ रहा है, स्टील भी आ रहा है, सीमेंट आ रहा है, आपके पास टाइल्स आ रही हैं, कलर पेंट, तो वो सारा का सारा जो इस्तेमाल होगा वो मटेरियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट के थ्रू इस्तेमाल होगा।